कहानी शुरू होती है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से। बुडापेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में एक इंडियन ओरिजिन डिटेक्टिव काम करता है जिसका नाम शेरदिल है और असली नाम करमचंद। शेरदिल बचपन से ही बहुत शातिर था तो वो बड़ा होकर डिटेक्टिव बन गया। केस सॉल्व करने में कोई उसके आसपास भी नहीं था। हर केस सॉल्व करने के बाद वो एक वेकेशन पर जाता और इस चीज से उसके बॉस को भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस बार उसे नताशा की स्पेशल रिक्वेस्ट पर वेकेशन पर जाने से पहले ही रोक लिया। नताशा शेरदिल की कलीग है, हालांकि दोनों की कुछ खास नहीं बनती, लेकिन इस बार उसे ऐसा केस मिला है जिसमें उसे शेरदिल की जरूरत पड़ने वाली है। शेरदिल नताशा के साथ काम तो नहीं करना चाहता, लेकिन उसने सोचा एक बार केस तो सुन लूं, अगर पसंद आया तो काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। नताशा ने केस एक्सप्लेन करना शुरू किया। 25 जुलाई को एक इंडियन ओरिजिन के बिजनेसमैन का खून हो गया जिसका नाम पंकज भट्टी था। पंकज 60 बिलियन यूरो का मालिक था और यहाँ बुडापेस्ट में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे। पंकज खुद, उसकी पत्नी राजेश्वरी जो उसके कुछ बिजनेसेस संभालती है, उसका बड़ा बेटा अंगद जो अपनी खुद की कंपनी चलाता है, अंगद की पत्नी एलिजाबेथ जो कभी मशहूर टीवी एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। हालांकि दोनों का ध्यान अब अपने काम से हटकर अपनी सोशल इमेज को मेंटेन करने में ज्यादा रहता है। इस वजह से उनके खर्चे भी ज्यादा हैं। परिवार की आखिरी सदस्य थी पंकज की छोटी बेटी शांति जो एकदम काम और हम्बल थी। शांति बचपन से ही ना तो सुन पाती और न ही बोल पाती है। वो अपना एक छोटा सा एनजीओ चलाती है जिसमें वो अपने जैसे लोगों की हेल्प करती है। इन सब के अलावा उसके परिवार में एक एक्स्ट्रा मेंबर और है जो है पंकज का साला बोधी। नताशा ने बताया पंकज घर से एयरपोर्ट के लिए निकला लेकिन रास्ते में ही किलर ने उसे मार दिया। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ पंकज का ड्राइवर जयपाल गाड़ी में नहीं था और उस दिन के बाद से वो गायब है। पंकज को मारने वाला किलर लुका 24 घंटे बाद ही पकड़ा गया लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। शेरदिल एक पल में ही समझ गया कि ये एक प्री प्लान मर्डर है जो उसकी वसीयत के चक्कर में हुआ है, क्योंकि हमले के वक्त गाड़ी एक जगह पार्क थी जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान और सीसीटीवी नहीं था और ड्राइवर भी गायब है। नताशा ने बताया पंकज के मरने के बाद उसके लॉयर ने उसकी वसीयत पढ़ी। पंकज अपना पैसा और प्रॉपर्टी 10% अपने साले बोधी के नाम, 10% अपने कुत्ते रैबिट के नाम और बाकी का 80% पूर्वक के नाम करके गया। अपने घर वालों को एक पैसा नहीं दिया। पूर्वक शांति का बॉयफ्रेंड और पंकज का अकाउंटेंट है। वो भी ना तो बोल सकता है और ना सुन सकता है और जब से पंकज मरा है पूर्वक भी गायब है। पहले तो शेरदिल का ये केस लेने का मूड नहीं था, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद उसने ले लिया। इस केस पर अब ये 3 लोग काम करेंगे, नताशा, शेरदिल और उसका असिस्टेंट डैनी। तीनों पंकज के घर वालों से मिलने गए उन्हें केस के बारे में इन्फॉर्म करने। सभी का यही कहना था कि वसीयत के साथ छेड़छाड़ हुई है और ये सब उस पूर्वक ने किया है। उसे जल्द से जल्द ढूंढिए, केस अपने आप सोल्व हो जाएगा। शेरदिल उनकी बातों से एग्री था भी और नहीं भी। उसने पूर्वक के साथ साथ पूरे घर वालों को भी अपने शक के घेरे में ले लिया और जानबूझकर सभी को हाउस अरेस्ट पर डाल दिया। मतलब अब जब तक केस चलेगा कोई भी घर का सदस्य घर के बाहर नहीं जा सकता और तीनों ने ऑफिशियली केस की छानबीन करना शुरू की। अगले दिन तीनों अपनी रिसर्च करके दोबारा पंकज के घर गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पूछताछ राजेश्वरी से शुरू की। नताशा और शेरदिल को पता चला था कि राजेश्वरी का घर के बाहर अफेयर चल रहा था। इसके बारे में पंकज को पता चल गया था। इस वजह से उसने कोर्ट में डिवोर्स की अर्जी डाली थी। इस मामले में जब राजेश्वरी से पूछा गया तो उसने बताया कि उसने अफेयर किया था, लेकिन पंकज को पता चलने के बाद उसने वो खत्म कर दिया अपनी शादी और परिवार बचाने के लिए। राजेश्वरी के बाद उन्होंने अंगद से पूछताछ की। शेरदिल ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें पंकज की प्रॉपर्टी का 30% मिलता जो तुम्हारा हक है तो तुम उन पैसों का क्या करते। शेरदिल के इस सवाल पर अंगद ने जवाब दिया कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता। अंगद के इस जवाब पर शेरदिल को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसका बिजनेस तो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इनफैक्ट पंकज ने पहले भी बहुत बार अंगद के लॉसेस को भरे हैं, लेकिन फिर वो वहीं आकर खड़ा हो जाता है और ये सब अंगद की ओवर एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ये बात जब शेरदिल ने अंगद को बताई तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। एलिजाबेथ से भी बात करके उन्हें कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी, लेकिन राजेश्वरी, अंगद और एलिजाबेथ ने एक बात कही कि पंकज घर में सबसे ज्यादा क्लोज शांति के था, उसी से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो फिर तीनों आखिर में शांति से पूछताछ करने पहुंच गए। शांति ने साइन लैंग्वेज में बताया वो और उसका बॉयफ्रेंड पूर्वक पहली बार उसी के एनजीओ में मिले थे। दोनों ने साथ में अच्छा वक्त बिताया और उन्हें प्यार हो गया। कुछ महीनों बाद वो पूर्वक को अपने परिवार से मिलाने लाई, लेकिन पूर्वक उन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास परिवार से था। तो उन्हें शक था कि वो शांति के साथ उसके पैसों के लिए है। उसी दिन पंकज ने पूर्वक को अकेले
अकेले में ले जाकर बहुत सारे पैसे ऑफर किए शांति की जिंदगी से जाने के लिए। लेकिन ये बात पूर्वक ने शांति को बता दी और पंकज के सामने कहा कि वो शांति के साथ पैसों के लिए नहीं है बल्कि उससे सच्चा प्यार करता है। पंकज की इस हरकत से शांति उससे बहुत नाराज हुई। अपनी बेटी का दिल रखने के लिए पंकज ने पूर्वक को एक मौका देने का फैसला किया और उसे अपने अकाउंटेंट की पोस्ट पर रख लिया। लेकिन वो उसके साथ काम पर अक्सर बहुत गंदे तरीके से पेश आता, उसकी बहुत बेइज्जती करता। बावजूद इसके पूर्वक पंकज को कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सब कुछ सहता। ये पूरी कहानी शांति ने तीनों को बताई। नताशा जब शांति से सवाल जवाब कर रही थी तब वो जिस कमरे में थे शेरदिल वहाँ रखी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था और उसे अपने कई सवालों के जवाब अपने आप ही मिल गए। लेकिन वो चुप रहा, उसे बस सही वक्त का इंतजार था। सवाल जवाब के लिए अब आखिरी मेंबर बचा था पंकज का साला बोधी। लेकिन वो किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, उसे लौटने में 2-3 दिन का समय लगेगा, तब तक उन्हें इंतजार करना होगा। पंकज के घर से जाते वक्त तीनों से घर की नौकरानी फलक मिली। शेरदिल ने फलक से पूछा ये पूर्वक कैसा लड़का था। फलक ने बताया वैसे तो बहुत जेंटलमैन टाइप का था, लेकिन पंकज के अक्सर बेइज्जती करते रहने से थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता और देखने से लगता जैसे अपने अंदर पंकज के लिए गुस्सा पाले बैठा है। केस को आगे बढ़ाने के लिए शेरदिल को लुका से किसी भी तरह इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। उसने उसके बैकग्राउंड की अच्छे से छानबीन की और जेल में उससे मिलने पहुंच गया। शेरदिल ने लुका से पूछा तुम्हें किसने हायर किया था, तो इस पर लुका ने कहा कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ, मैं अपने क्लाइंट की जानकारी कभी नहीं बताऊंगा। उसकी इस बात पर शेरदिल मुस्कुरा देता है क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। दरअसल लुका एक आम आदमी था जिसकी एक फैमिली है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर। वो एक कोकेन एडिक्ट है और अपनी नीड पूरी करने के लिए उसने ये काम किया, लेकिन पकड़ा गया। शेरदिल ने उसे थोड़ा सा डराया कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। शेरदिल की इस बात पर लुका ने उसे ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, बस पंकज के ड्राइवर जयपाल का पता बता दिया जिसे उसने एक जगह बांध रखा था। शेरदिल तुरंत जयपाल के पास पहुंच गया जो अधमरी हालत में बंधा हुआ था। उसे बचाया गया और होश आने पर शेरदिल ने उससे उस दिन की घटना के बारे में पूछा। जयपाल ने बताया वो गाड़ी पार्क करके पेशाब करने साइड गया, तभी लुका ने आकर पंकज को मार दिया और उसे भी किडनैप करके अपने साथ ले गया। लेकिन जब वो उसे बांध रहा था वहाँ पूर्वक भी मौजूद था। दूसरी ओर नताशा और डैनी भी अपने स्तर पर छानबीन करते हैं। उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी हाथ लगी। उन्होंने शेरदिल को बताया कि यहाँ एक जयेश नाम का ट्रेवल ब्रोकर है जो पूर्वक की बहुत हेल्प करता है। उसका वीजा और घर रेंटल का काम जयेश ही संभालता है, लेकिन अब वो भी गायब है। नताशा को एक अजीब सी जानकारी हाथ लगी कि पूर्वक हर 21 दिन में अपना घर बदलता है और उसके साथ कोई और भी रहता है, लेकिन कहीं भी उसका ना तो नाम है और ना ही कोई तस्वीर। पंकज के घर वालों ने भी बताया था कि पूर्वक एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानता है और खुद के लिए 7 नंबर को लकी समझता है। शेरदिल ने दिमाग पर जोर लगाया और पूर्वक के हर 21 दिन में घर बदलने के तरीके में उसे एक पैटर्न दिखा। उस पैटर्न में वो नंबर से गली बदलता, गली की तीसरी बिल्डिंग में 7वां अपार्टमेंट। इस आधार पर शेरदिल डैनी और नताशा को लेकर उस अपार्टमेंट पहुंचा जहां वो इस वक्त रह रहा है, लेकिन पहुंचने पर पता चला वो लोग लेट हो गए। पूर्वक वहां से भी भाग गया और जल्दी में भागा था, अपना सामान यहीं छोड़ गया। उसके सामान में एक लैपटॉप मिला। लैपटॉप चेक करने पर पता चला पूर्वक ग्रीस भागने की फिराक में था। उसने 2 लोगों के लिए टिकट बुक करवाई थी और दूसरा नाम किरण है। तीनों के सामने अब नया कैरेक्टर आ गया, उन्हें इस किरण के बारे में भी पता करना होगा। उसी वक्त शेरदिल के पास कॉल आया कि पूर्वक पकड़ा गया और ये कॉल राजेश्वरी ने किया था। तीनों उनके घर पहुंचे। राजेश्वरी ने शेरदिल को बताया कि पूर्वक उन्हें यहाँ मारने आया था, लेकिन पकड़ा गया। पूर्वक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछा गया क्या उसने पंकज को मारा है। पूर्वक ने हाँ बोल दिया कि उसी ने मारा है। शेरदिल ने फिर उससे पूछा कि जयेश और ये फोटो में जो है हुडी वाला लड़का ये कहाँ है। उनके बारे में पूर्वक ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी शेरदिल को खबर मिली कि पंकज के ड्राइवर जयपाल का खून हो चुका है और पिछली रात का जयपाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी का फुटेज मिला है जिसमें कोई हुडी पहना लड़का उसे अपने साथ ले जा रहा है। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये वही हुडी है जो फोटो में पूर्वक के साथ बैठा लड़का पहने है। पूर्वक को अरेस्ट करने के बाद शेरदिल और उसकी टीम को पंकज के घर बुलाया गया पंकज की फैमिली का हाउस अरेस्ट टर्मिनेट करने के लिए, लेकिन शेरदिल ने मना कर दिया क्योंकि लुका और पूर्वक पुलिस कस्टडी में है। बावजूद इसके जयपाल मारा गया, मतलब तीसरा किलर भी है जो अभी बाहर घूम रहा है। उसको पकड़े बगैर उनका हाउस अरेस्ट टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। शेरदिल ने एक्सक्यूज दिया, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। उसी वक्त घर पर पंकज का साला बोधी लौट आया जिसे प्रॉपर्टी का 10% मिला है। वो एक धार्मिक टाइप का इंसान था जिसे नेचर से कुछ ज्यादा ही लगाव था। शेरदिल
बोधी से कुछ पूछता उससे पहले ही बोधी ने वो सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था और जो शेरदिल को मालूम होना चाहिए। बोधी घर में रहने के बजाय गार्डन में अपना टेंट लगाकर रहता और ज्यादातर वक्त नेचर के बीच बिताता। वैसे तो पंकज बोधी से नफरत करता था, लेकिन 1 साल पहले वो खुद चलकर उसके पास आया बातें करने और फिर रोज आने लगा। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। जिस दिन शांति पूर्वक को घर लाई उस दिन से बोधी ने नोटिस किया कि पंकज खुश रहने लगा है, लेकिन जिस दिन उसका खून हुआ उस दिन उसने पूर्वक को घर से भागते देखा और अंगद गार्डन में अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। सोचने वाली बात ये थी कि अंगद शूटिंग में बहुत माहिर था, लेकिन उस दिन उसका एक शूट भी निशाने पर नहीं लग रहा था। बोधी को बस इतना ही मालूम था और उसने ये सब कुछ शेरदिल को बता दिया। शेरदिल ने अब तक जितना कुछ भी सुना और देखा उन सारी घटनाओं को मिलाकर कंक्लूजन निकालने की कोशिश की और जिस नतीजे पर वो पहुंचा वो ये था कि पूर्वक खूनी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन वो ये खून अपने सर क्यों ले रहा है, उन्हें इस सवाल का जवाब ढूंढना है। शेरदिल ने 2 काम किए। पहला काम किया उसने पंकज के कुछ पर्सनल मनी ट्रांजैक्शन की छानबीन की और उसे पता चला कि पिछले 1 साल से एक हॉस्पिटल को बार बार पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, मतलब किसी का तो इलाज चल रहा है। दूसरा काम उसने किया, नताशा को एक इलीगल इमिग्रेंट बनाकर उस ट्रेवल ब्रोकर के पास भेजा जिसके साथ जयेश काम करता था। ब्रोकर का नाम तौफिक था। नताशा ने तौफिक के पास जाकर ऐसे नाटक किया जैसे वो यूरोप में इलीगल तरीके से आई है और अब उसे फर्जी पासपोर्ट बनवाना है। शेरदिल ने ये सिर्फ एक तुक्का मारा था और तुक्का सही जगह जाकर लगा। नताशा की रिक्वेस्ट और पैसों के लालच में तौफिक उसका काम करने के लिए मान गया। वो नताशा को अपने अंडरग्राउंड ऑफिस में ले गया जहां वो और उसकी टीम इलीगल काम करती है। नताशा को वहीं जयेश भी मिल गया। नताशा ने गन पॉइंट पर जयेश से उस हुडी वाले की जानकारी निकलवाई जो पूर्वक के साथ रहता है। तब नताशा को पता चला वो हुडी पहने हुए एक लड़की है जिसका नाम किरण है। शेरदिल की टीम को किरण की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। इसके बाद उनका अगला सस्पेक्ट बनी पंकज के घर की नौकरानी फलक। तीनों फिर उसके घर पहुंच गए। उसके घर की तलाशी लेने पर उन्हें वहां एक लड़की मिली जिसे फलक ने किडनैप कर रखा था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किरण है। किरण पूर्वक की बहन है। शेरदिल ने पूरा केस सॉल्व कर लिया। उसने पंकज के मर्डर से जुड़े सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और बाद में थोड़ी कहानी उसने खुद सुनाई और थोड़ी कहानी अपने सवाल जवाबों से परिवार के सदस्यों के मुंह से निकलवाई। दरअसल 1 साल पहले पंकज को पता चला कि उसे कैंसर है। जब ये बात उसने घर पर बताई तो सभी को टेंशन हो गई। टेंशन इस बात की नहीं कि पंकज को कैंसर हुआ है, बल्कि इस बात की कि अगर कैंसर वाली बात बाहर आई तो उनकी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और उन्हें नुकसान होगा। पंकज को अपने परिवार की ये सोच देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उस वक्त पर शांति ही थी जिसने पैसों को अहमियत ना देकर अपने पापा को इमोशनली सपोर्ट किया। तब पंकज को पता चला शांति ही उसे सच में प्यार करती है। इस घटना के बाद वो बोधी के साथ वक्त बिताने लगा और बोधी की आध्यात्मिक सोच ने उसकी भी सोच बदल दी। उसने अपना सारा पैसा और प्रॉपर्टी दान करने का फैसला किया, बस अपना घर शांति के नाम कर दिया। पंकज के इस डिसीजन से राजेश्वरी और अंगद उससे बहुत नाराज हुए। राजेश्वरी, अंगद और एलिजाबेथ मिलकर अकेले में पंकज को कोस रहे थे। तभी उनके पास शांति आती है। सभी को लगा शांति तो ये घर लेकर खुश हो रही है, लेकिन शांति ने कहा कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कहा 60 बिलियन का 30% और कहा सिर्फ 10 मिलियन का घर। शांति ने कहा पंकज ने अभी अपनी फाइनल वसीयत नहीं बनाई है, हम उसका मन बदल सकते हैं। लेकिन राजेश्वरी पंकज को बहुत वक्त से जानती है, उसे यकीन था वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेगा। ये बात उसने शांति को बताई तो इस पर शांति ने कहा कि तो आखिरी ऑप्शन बचता है, हम सब मिलकर पंकज को मार देते हैं। पंकज को मारने का आइडिया शांति का था, जबकि पंकज को लगता था कि सिर्फ एक वो ही है जो उसे सच में प्यार करती है, लेकिन वो भी बाकी लोगों के जैसी निकली। दूसरी ओर उन सब की ये बातें गलती से फलक सुन लेती है। उसने 5 मिलियन यूरो में सौदा किया अपना मुंह बंद रखने के लिए। राजेश्वरी को मालूम था कि पंकज अगर अननेचुरल मौत मरेगा तो पहला शक उन्हीं लोगों पर आएगा। तो प्लान बनाया गया कि किसी बाहर के आदमी से ये काम करवाया जाएगा और उन्हें वो बलि का बकरा मिला पूर्वक, शांति के एनजीओ में ही। शांति ने पूर्वक से नजदीकियां बढ़ाई और उसे अपने घर ले गई। उन्हें यकीन था कि पूर्वक का बैकग्राउंड पता चलने पर पंकज को यही लगेगा कि वो शांति के पैसों के पीछे है और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। पूर्वक एक ईमानदार लड़का था, वो अपना काम ईमानदारी से करता रहा। पंकज ने उसे परख लिया और शांति से कहा कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ उन लोगों का प्लान उल्टा पड़ गया, लेकिन उन्होंने पंकज की मंजूरी वाली बात पूर्वक से छुपाई और फैसला किया कि अब उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया जाए। जयपाल को भी पैसों के लालच में अपनी तरफ कर चुके थे। राजेश्वरी ने पूर्वक को भड़काया कि पंकज
तुमसे नफरत करता है। वो तुम्हारी और शांति की शादी कभी नहीं होने देगा। अगर तुम पंकज को मारने में हमारी हेल्प करो तो तुम दोनों की शादी हम धूमधाम से करवा देंगे। पूर्वक मान गया। पंकज को मारने का आइडिया शांति का था, लेकिन कैसे मारना है ये पूरा प्लान राजेश्वरी बना रही है। घर में अब सिर्फ एक बोधी ही था जो पंकज को मारने के प्लान में नहीं था। बाकी घर का हर एक इंसान उसकी जान के पीछे पड़ा था। पूर्वक को प्लान में शामिल करना ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो प्लान में शामिल तो हो गया, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी पनपने लगी, क्योंकि वो किसी की हत्या करने जा रहा था और जो बात उससे छुपाई गई थी वो उसके सामने आ गई। एक दिन पंकज ने उसे अपने पास बुलाकर गर्व से उसकी तारीफ करने लगा और शांति से शादी करने की इजाजत दे दी। तब पूर्वक को रियलाइज हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। उसने उसी वक्त पंकज को बता दिया कि तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। ये बात सुनकर उसे बहुत धक्का सा लगा। पंकज ने तुरंत अपनी वसीयत बदल दी। 10% बोधी और रैबिट के नाम, बाकी 80% पूर्वक के नाम कर दिया। इसके बाद पंकज फ्रस्ट्रेशन में अपने परिवार से झगड़ा करने पहुंच गया। उसके पास गन भी थी। गुस्से में पंकज ने सभी को बता दिया कि पूर्वक ने मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में बता दिया है। इसके बाद उनके बीच थोड़ी हाथापाई हुई और पंकज के हाथ से बंदूक शांति छीन लेती है। बिना एक पल भी सोचे उसने पंकज के ऊपर गोली चला दी और वो वहीं मर गया। ये पूरी घटना पूर्वक भी देख लेता है। वो तुरंत घर से भाग गया। बोधी को गोली चलने के बारे में कुछ पता न चले, इसलिए अंगद जल्दी से जाकर अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने लगा। पूर्वक ने खून नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने जुर्म कबूला। इसका रीजन था किरण। पूर्वक का किरण के अलावा कोई नहीं था, तो उसने किरण को इलीगल तरीके से बुडापेस्ट बुला लिया। जब तक उसके कागज नहीं बनते तब तक उसे मुंह छुपाकर रहना होगा। किरण के साथ रहने वाली बात पंकज के घर वालों को भी पता थी। जब पूर्वक भागकर अपने अपार्टमेंट आया, वो लोग भी उसके पीछे वहां पहुंच गए। किरण को अपने कब्जे में लेकर पूर्वक से कहा गया कि जब तक पुलिस से छुपकर भाग सकते हो भागो। पकड़े जाने पर भी अगर पुलिस को सच्चाई बताई तो किरण को भी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ बहुत गंदा बर्ताव होता है। अपनी बहन को बचाने के लिए उसने खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। दूसरी ओर जैसा प्लान था वैसा चलता रहा। पंकज की डेड बॉडी को गाड़ी में रखकर ले जाया गया। लुका ने गाड़ी में पंकज को जिंदा समझकर शूट किया। घर वालों ने पूरा माहौल ऐसा बनाया जैसे ये सब कुछ पूर्वक ने किया है। जिस दिन पूर्वक को गिरफ्तार किया गया उस दिन वो वहाँ अपनी बहन के बारे में पता करने आया था। जब पहली बार शेरदिल घर वालों के बयान लेने आया था तभी उसे पता चल गया था कि पंकज का खून घर में ही हुआ है, क्योंकि हॉल में रखी एक पेंटिंग के ऊपर खून के कुछ छींटे पड़े थे जो पहले से पेंटिंग के लाल रंग में छुप गए। लेकिन शेरदिल ने वो देख लिए। जयपाल को फलक के हाथों मरवाया गया क्योंकि उन्हें शक था कि वो कहीं बाहर अपना मुंह ना खोल दे। आखिरकार शेरदिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर केस को सॉल्व कर लिया। पूर्वक को बरी कर दिया गया और पंकज की फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।